बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इन तकरीबन 5 से 6 महीनों के दौरान हर रोज़ एक ही बात हो रही है, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस यानी कि NRO। यही नहीं, आज भी हर सियासतदान इसी पर बात कर रहा है। कान खोल के सुन ले कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा। कोई NRO नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। लीडर हाउस से कोई पूछे उनसे किसने NRO मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। हम कह रहे हैं NRO, वो कह रहे हैं NRO। फवाद चौधरी साहब जो NRO के खालिक परवेज मुशर्रफ साहब के तर्जुमान हैं, वो NRO का रोना रो रहे हैं। कोई कुछ भी हो जाए, NRO जो है वो तो नहीं मिलता। NRO लेने वाले और दरख्वास्त करने वाले का नाम बताएं तो मैं बताऊंगी कि रात के अंधेरे में हमारे पाँव पकड़ के क्या बातें करते हैं। और कुछ कहते हैं कि जी नहीं तो हाथ हौला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। अगर हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म फिर बनाना ही क्यों था, अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी थी। ये अपना जवाब देने की बजाय जो है ये इस किस्म के बहाने करते हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है। आपने ये कह दिया कि तुर्की जो है वो NRO करवा रहा है। इंशाअल्लाह ना NRO होगा ना इनकी जान छूटेगी। NRO ये सब इनके ढकोसले हैं, पब्लिसिटी स्कीम्स हैं। NRO कभी हुआ ही नहीं है। आपके पास कहाँ से अपना जो है ये इतला आई कि आपसे कोई NRO मांग रहा है? मैंने तो मुलाकात भी नहीं की है सिवाय असेंबली, तो मैं NRO क्यों मांगू? मैंने तो मुशर्रफ से NRO नहीं मांगा। इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम कोई NRO नहीं होने देंगे। किसने उनसे NRO के लिए राब्ता किया? NRO की एक ही शख्स कोशिश कर रहा है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। जिस वक्त बिजली महंगी करनी हो तो नवाज शरीफ के खिलाफ NRO का बयान दे दें। उन्होंने पूरा दबाव अपना सियासी जो है वो डाला है, पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान के बाहर भी, लेकिन इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं। NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, हुकूमत से कौन कह रहा है कि हाथ हौला रखें? NRO हो रहा है, नहीं हो रहा? कोई इस पोजीशन में भी है कि NRO दे सके? और ये क्या NRO हो सकता है? ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार मेहर अब्बासी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेलीफोन पर हमें ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने, आपके वक्त का भी शुक्रिया। हबीब अकरम साहब और साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि क्या ये NRO हो सकता है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में NRO की जो तारीख़ है ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि हम सब की लिविंग मेमोरी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो पहला NRO सो कॉल्ड, आप उसे कह सकते हैं, NRO का नाम तो बाद में आया, लेकिन इस तरह की जो डील थी वो ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में की थी कि जिसके तहत वो मुल्क छोड़ के चले गए थे और उस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम करार पा चुके थे पाकिस्तान के अंदर। वो मजबूरी में हुआ, वो उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, वो किसी की बदाखलत से हुआ, जो भी था, फैक्ट ये है कि वो चले गए। और इसमें भी एक तीसरा मुल्क इन्वॉल्व हुआ, यानी सऊदी अरब। उसके बाद जब दूसरा NRO जो बाकायदा ऑर्डिनेंस आया, जिसको फिर अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया अगेन, वो भी अमेरिका की मुदाखलत से तय पाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान। जब NRO को हम देखते हैं तो पाकिस्तान में NRO या इस तरह की कोई भी डील जो होती है, इसके फरीक जो हैं आमतौर पे 2 होते हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर। एक एस्टैब्लिशमेंट और एक वो शख्स जिसे हुकूमत से हटाया गया होता है या जिसके साथ सौदा करना मतलूब होता है। तो इन दो, और तीसरा हमेशा जब भी NRO हुआ है वो किसी गैर मुल्की मुदाखलत से हुआ है। तो गोया इंग्रेडिएंट्स NRO के जो हैं वो हैं एस्टैब्लिशमेंट, एक सियासतदान और फिर बैरूनी मुदाखलत। अब क्या ये तीनों चीज़ें हमें आज की सियासत में कहीं नज़र आ रही हैं?
اس طرح ظاہر و باہر انداز میں جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں نظر آ رہی تھیں یا جیسے کسی آمریت کے دور میں نظر آ سکتی ہیں. تو لہٰذا وہ انگریڈینٹس ہمیں سراغ لگانا ہوگا کہ کہاں موجود ہیں. دوسرا اس کی شکل یہ ہے کہ این آر او تو پھر ایسی صورت میں ہوتا ہے کوئی ایسی ہستی کرتی ہے جس کو عدالتوں پر بھی خدا نخواستہ اسے اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ عدالتی مقدمے یکسر بیک جنبش قلم وہ کبھی آرڈیننس جاری کر کے یا کوئی احکامات جاری کر کے ان عدالتی مقدمات کو ختم کر دے. اس شخص کا یا جو بھی کرنا چاہے این آر او پھر اس کا اختیار نیب پر بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے ابھی نیب کے چیئرمین کی بات ہمیں سنوائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کسی این آر او کا حصہ نہیں بننے والے. پھر اس کا مطلب تو پھر کہنے کا یعنی یہ کہنے کی فضا بنانا کہ این آر او ہو رہا ہے تو پھر ان انگریڈینٹس میں سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. سول حکومت میں تو یہ تاب نہیں ہوتی, نہ جرت ہوتی ہے, نہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ این آر او کسی کے ساتھ کر سکے. این آر او کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے جرائم جنہیں معاف کرنا مقصود ہو. تو مجھے تو نہیں نظر آتی کہ اس حکومت کے پاس ایسی کوئی طاقت موجود ہے یا ایسا کوئی اختیار موجود ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ این آر او ایک پولیٹیکل تانا تو ضرور ہے لیکن شاید این آر او ایگزسٹ نہیں کرتا, کم از کم آج کی سیاست. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ این آر او موجودہ سیاسی منظرنامے میں ایک تانا تو ضرور ہے لیکن ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا سعد, این آر او کے لیے تو ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے, تو کیا قانون یا دستور میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے میں حبیب صاحب کی بات سے متفق ہوں. میں اس کے اندر ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آگے کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو ایگزامپلز حبیب صاحب نے پچھلے 20-25 سال کے تاریخ کے اندر ہماری این آر او کی دیں, ایک سن 2000 والی جو مشرف صاحب کے ساتھ نواز شریف کا تھا, اور دوسرا جو مشرف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کا 2007-2008 کا جس کو اصل میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس بھی کہتے ہیں. ان دونوں کے اندر ایفیکٹولی اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ بھی تھی. یہ دونوں ٹائم پیریڈز کے اندر آمریت کا دور تھا. جو آرمی چیف تھے وہ صدر پاکستان یا اس سے پہلے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے اوپر شامل تھے, اور یہ دونوں دور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے جو کہ اب نہیں ہے. اب حکومت وقت اور ہے, فوج اور ہے, جوڈیشری اور ہے, تو یہ ایفیکٹولی ایمالگمیشن نہیں ہے. تو کسی ایک پارٹی سے کوئی بھی ایک پارٹی اگر حکومت خود چاہے کہ ہم ایک قانون پاس کر کے, جس طرح 2007-8 کے اندر ہوا تھا کہ ایک قانون پاس کر کے تمام کیسز بند کروا دیے گئے میجورٹیرلی پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو عدالتیں آزاد ہونے کی وجہ سے عدالتوں نے اس این آر او کو نہیں مانا, کہا یہ غیر آئینی ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. پھر امپلیمنٹیشن بینچ بنایا کہ ہم خود دیکھیں گے. سپریم کورٹ کے 5 ممبر کے امپلیمنٹیشن بینچ نے خود انشور کیا کہ وہ کیسز کنٹینیو کریں. سو پہلی بات تو یہ ڈسٹنکشن ہے جس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اب این آر او ہو سکتا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں این آر اوز کا جو پاسنگ کا پیریڈ تھا یہ جوڈیشل لائرز موومنٹ سے پہلے کا پیریڈ تھا. ایک ایسے ٹائم پیریڈ کا پیریڈ تھا جہاں پہ ہماری انفارچونیٹلی جوڈیشل تاریخ اس طرح کی تھی کہ ملٹری لیڈرشپس ہوں یا دیگر اس طرح کے کمپرومائزز ہوں, اس کے اوپر ایک جوڈیشل سٹیمپ لگا دیتی تھی. پچھلے 10 سال سے لائرز موومنٹ کے بعد سے خاص طور پہ بارہا مختلف چیف جسٹس صاحبان بھی, مختلف اداروں کے سربراہان بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم غیر آئینی کوئی اقدام نہیں نہ کرنے دیں گے, نہ ہونے دیں گے, نہ اس کا حصہ بنیں گے. اور این آر او آلریڈی 17 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا کہہ چکا ہے کہ اس طرح کا کوئی کمپرومائز بھی ہو جو بے شک قانونی طور پہ پارلیمنٹ بھی کرے, اگر وہ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی یا مخصوص پولیٹیکل شخصیت کو بینیفٹ دینے کے لیے ہو تو وہ غیر آئینی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی سیاسی پرسنالٹی اس پوزیشن میں ہے, نہ ہی ہماری میڈیا اور ہماری آج کل کی سوشل میڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کو این آر او ملنے جا رہا ہے یا مل سکتا ہے. اور اب تو چیئرمین نیب بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ جی کم از کم نیب کسی کو این آر او نہیں دے گی. اچھا مہر, حبیب صاحب نے ابھی این آر او کے انگریڈینٹس کی بات کی, تو این آر او تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان کے درمیان ہوتا ہے. موجودہ صورتحال میں آپ کو ایسا کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کوئی ایسا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ام رباب, ایک تو حبیب نے بہترین طور پہ اس کا بیک گراؤنڈ دیا اور سعد نے بھی بہترین طور پہ سمجھایا کس طرح عدالت بھی اس کے خلاف ایک ورڈکٹ دے چکی ہے, بلکہ مفاد عامہ اور آئین کی خلاف ورزی این آر او کو قرار دے چکی ہے. جسٹس رمڈے کی باقاعدہ اپالوجی بھی ہے, تحریری اپالوجی جو ہے جو ہمیشہ ریکارڈز کے اوپر رہے گی کہ ایک عدلیہ کا جو کردار بھی رہا ہے اس حوالے سے بھی معذرت کی ہے جسٹس رمڈے صاحب نے, وچ وی ریمبر ویری کلیئرلی. سو حبیب از رائٹ کہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. سو ایک سیاسی اصطلاح کے طور پہ تو این آر او کا ذکر ہوتا ہے بار بار, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ این آر او اسٹرکٹلی اسپیکنگ کیا ہے. وہ صدارتی آرڈیننس ہی تھا جو اکتوبر 2007 کو ایک
फौजी डिक्टेटर ने पास कराया. सो इवन साद इज़ राइट कि एक ऑल पावरफुल डिक्टेटर कंपेयर टू वर्सेस एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप जिधर हम ये मानते हैं, इस पे यकीन करते हैं कि अदालतें भी आज़ाद हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है बाय पार्टिजन है और एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन इन प्लेस है, एक सिविलियन गवर्नमेंट इन प्लेस है. तो माजी में हमने ये तो देखा कानून में तरमीम की गई है उन सारे केसेस को ख़त्म करने के लिए जो सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे, उनको तसव्वुर किया जाता था. अब देखिए जहन में रखिए कि इमरान खान की हुकूमत तो समझती ही नहीं है कि चाहे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस हो या जरदारी साहब के खिलाफ केस हो कि सियासी बुनियादों पर बने हैं. उनका तो पूरा मुद्दा, उनकी तो पूरी पार्टी, उनका पूरा नैरेटिव ही इसके ऊपर खड़ा है कि ये करप्ट एलीट है इस मुल्क का जिसका खात्मा करना है. तो वो कानूनी तरमीम भी नहीं आप होते देख रहे, बैक जुम्बिश कलम भी आप नहीं देख रहे कि अब ये काम किया जाएगा. मगर ऑल दैट बीइंग सेड मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमेशा बदकिस्मती से गुंजाइश रहती है. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एनआरओ की गुंजाइश नहीं. यू विल नॉट बी सीइंग एनी ऑर्डिनेंस, कोई सदारती ऑर्डिनेंस. यू विल नॉट बी सीइंग एनीथिंग इन रिटन, एनीथिंग कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर आप देखेंगी, मगर कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील, बिल्कुल उसकी एब्सोल्युटली उसकी गुंजाइश हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की सियासत में हमेशा मौजूद रहती है. और ये जहन में रखिए कि नॉट लीस्ट बिकॉज एनआरओ के चर्चे नॉट लीस्ट इसलिए नहीं है इस मुल्क के अंदर 4 माह 25 दिन की हुकूमत में इस मुल्क के वजीर आज़म 4 मरतबा एनआरओ का खुद जिक्र कर चुके हैं कि नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं दूंगा. सो ये रेटरिक और ये बात जो छिड़ी हुई है ये ओइंग टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ छिड़ी है. मगर ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कुछ ऑन ग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है जिससे इसको हवा मिलती है. कोई ऐसी गिरफ्तारियों के बावजूद पूरी क़यादत PMLN की अभी अंदर है, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जा रही, उसका आगाज़ नहीं किया जा रहा, कोई मुतहर्रिक या मुत्तहिद अपोजिशन आपको दिखाई नहीं दे रही. मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश हैं. ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से बार बार ये सवाल किया जाता है कि इज़ देयर अ डील, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इतनी खामोशी क्यों. और अभी एक निजी महफिल में हमारी कल भी मुलाकात हुई कुछ PMLN के सीनियर रहनुमाओं से भी, उनसे ऑफकोर्स नेचुरली यही बातें हो रही थी. वो ऑफकोर्स बज़िद हैं कि ये वक्त का तकाजा है जो खामोशी इख्तियार की जा रही है और कुछ नहीं है. मगर उमर रुबाब अगेन ये जहन में रखिए कि कोई डील या अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो लिख के नहीं होती, दस्तखत करके नहीं होती, अंगूठों की छाप नहीं उस पर लगाई जाती. सही. बहरहाल ये कह रही है नून लीग के वक्त का तकाजा, ये जो खामोशी है. मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनआरओ का नारा क्यों लगा रही है? फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि जी हथ हौला रखने को कहा जा रहा है. कौन कह रहा है हथ हौला रखें? देखिए, 2 चीजें हैं. इससे पहले जो सूरत हाल होती थी जिसका हबीब ने जिक्र किया था और थोड़ा सा मेहर ने भी हाईलाइट किया. देखिए, पहले 2 चीजें होती थी जिसके तहत गवर्नमेंट्स लाई जाती थी और निकाली जाती थी. एक 58(2)B होता था और दूसरी ट्रॉइका. अब एक बहुत अहम और बहुत ही ताकतवर फरीक इसमें एंटर हो गया है और वो है जुडिशरी. और जुडिशरी ने अपने आप को असर्ट भी किया है 2007 के बाद. लेकिन उसके बावजूद 2 मौके ऐसे हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो हमें लगता है कि एक तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ चीजें गई. और दोनों का ताल्लुक साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से है. एक जब वो यहाँ से बाहर गए, जब जरदारी साहब की हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, और 2008 में इसके बावजूद कि वो बेनजीर भुट्टो के कत्ल के केस में उनका बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन पे शक का इजहार किया था, उन्हें बाहर जाने दिया. और दूसरा 2013 के बाद जब उन पे केस बना हाई ट्रिजन का, और जिस अंदाज में उनको पहले कोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर एक ऐसी सूरत हाल बनी कि जिसके बाद केस बना, लेकिन 1-2 हेयरिंग के बाद मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर चले गए. ये दोनों चीजें हमें नजर आता है, कोई हमें कानूनी इसमें वो नजर नहीं आता, बहुत स्मूथली हुआ. लेकिन उसके बावजूद ऐसा तासुर मिला. और काफी हद तक अगर आप उन लोगों से बात करें तो वो ये तासुर काफी हद तक इसको तक़वियत मिलती है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, एक नेचुरल कोर्स में नहीं हुई चीजें, बिल्कुल एक दूसरे अंदाज में हुई. मेरा ख्याल है इस वक्त जो गवर्नमेंट बात कर रही है, गवर्नमेंट खुद इन पैनिक लग रही है. और इसी वजह से इमरान खान ये नहीं कह रहे कि एनआरओ नहीं करूंगा, वो ये कह रहे हैं एनआरओ नहीं होने दूंगा. तो इसके क्या माने हैं कि वो किसी तीसरे फरीक को एड्रेस कर रहे हैं कि तीसरे फरीक. और एनआरओ चूंकि हमने एक सिंबॉलिक बना लिया है, उसमें आप डील ले लें, उसमें आप अंडरस्टैंडिंग ले लें,
ہم اکثر الیکشنز کو جب ڈسکس کرتے ہیں، میں ہمیشہ سے میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، پاکستان میں الیکشن ریگڈ نہیں ہوتے، الیکشن مینجڈ ہوتے ہیں. اسی لیے چیزیں مینجڈ ہوتی ہیں، اور آج بھی وہ مینجڈ ہوتی ہیں، کل بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے 2000 میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2000 میں جو ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کے سخت ترین مخالف شہباز شریف تھے، اور شہباز شریف آخری آدمی تھے جنہیں زبردستی لانڈی جیل سے نکال کے جہاز میں بٹھایا گیا تھا. وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ اس کا حصہ بھی نہیں تھے اس میں. تو اب جو صورتحال ہے، تو شہباز شریف کا جو اب امیج ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ایگریسو ہیں، نواز شریف جو ہے وہ ہارڈ لائن ہیں، اور شہباز شریف سافٹ ہیں. جبکہ 2000 میں شہباز شریف تھے جو ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کو ریزسٹ کیا تھا انہوں نے. لیکن آج صورتحال دوسری ہے. تو مجھے گورنمنٹ جو مسلسل شہباز شریف کو کبھی ٹارگٹ کر رہی ہے، کبھی نواز شریف، کبھی مریم نواز، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اسموتھ سیلنگ پہ نہیں ہے. لیکن مظہر بھائی، اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سین کوئی رابطے جاری ہیں یا پوٹینشلی ہو سکتے ہیں، کوئی کنیکشنز ایسے ہیں؟ بالکل حبیب، وہ تو ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جی مسلم لیگ نون، اور یہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز وغیرہ کے لیول پہ نہیں ہوتی چیزیں، یہ بہت ہی ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے، بہت ہی فیملی کے لیول پہ ہوتی ہے، بہت ہی قریبی ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے ایک دو، ان سے بات کی جا رہی ہوگی کہ جی کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو خاموش کیا جائے. نواز شریف خاموش ہو گئے. اب مریم نواز شریف، دیکھیے 2000 میں پھر نواز شریف کے پاس چانس تھا پالیٹکس میں واپس آنے کا. اس وقت ان کا مستقل فیصلہ ہونے جا رہا ہے. مجھے بتائیں، اگر ایک شخص کو پالیٹکس میں بالکل آؤٹ کر دیا جائے، ایک شخص کنوکٹ ہو جائے، تو وہ کس چیز کی ڈیل کرے گا؟ اس کو تو وہ تو سیاست سے آؤٹ ہو گئے، وہ تو کمپلیٹلی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ ہاں ان کے لیے کرنا چاہوں گی. جی پلیز. جی مہر. نہیں، میں بس اونلی ایڈنگ، اگر بات ختم کر لیجئے، آئی کین ایڈ آفٹر دیٹ. نہیں دیکھیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت نواز شریف کو یہ غالباً انہوں نے ذہنی طور پہ اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ اگر ان کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بہت بڑی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تک نون لیگ بریک نہیں ہوئی ہے، ابھی تک نون لیگ بائی اینڈ لارج انٹیکٹ ہے، اور تمام تر اس کے باوجود کہ جی ٹی روڈ ہو گیا، کنوکشن ہو گئی، ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، جو ہم نے ماضی میں پی ایم ایل کیو صرف اس صورت میں بنی جب نواز شریف اور شریف فیملی سیاست چھوڑ گئے. جب تک وہ سیاست میں رہے نون لیگ انٹیکٹ رہی ہے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے. اور اسی لیے این آر او کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ نون لیگ کو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کو بریک کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ رباب مہر، آپ کے کامنٹ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ایک کوشچن بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے، کیا آپ کا خیال ہے جو مظہر عباس صاحب نے ابھی اینڈ میں بات کی کہ نون لیگ انٹیکٹ ہے، نون لیگ کو بریک اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایگزسٹنگ سٹیٹ میں، آپ کے خیال میں انٹیکٹ سٹیٹ میں، ان کے پاس اس طرح کی سٹریٹ پاور ہے کہ وہ ریاست کے اوپر پریشر ڈال سکیں کسی نہ کسی بیہائنڈ دی کلوز ڈیر کا، یا آر دے اوور ایسٹیمیٹنگ دیئر پاور؟ ساتھ نہ اسٹریٹ پاور ہے، نہ ان کے ڈی این اے میں احتجاج، پی ایم ایل این کے ایٹ لیسٹ مسلم لیگ کے ڈی این اے میں احتجاج اور ریلیاں جو ہیں وہ انکلوسیو ہے ہی نہیں ٹو بگن ود. اور جدھر پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آئی تھنک جالا جنرلی اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہے. پنجاب میں تو سرے سے نشان ہی نہیں ہے موٹیویشن کا، ایک نیریٹو کا، ایک آئیڈیالوجی جو ہے اٹس لاسٹ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر. سو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں بھی جماعتیں نہیں ہیں کہ کوئی تحریک چلائیں یا کوئی اسٹریٹ پاور دکھائیں. بٹ جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی مظہر صاحب کی بات کو، دیکھیے یہ مجھے ایکچولی ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بہت نقصان دہ ہے اور بہت خطرناک ہے جب بھی حکومت بار بار ذکر کرتی ہے این آر او کا. آج فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر کیا، اینڈ اس لیے بھی دیکھیے یہ پہلی بار ہے اس ملک کا کوئی وزیر اعظم جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی باہر پھینک کے نہیں نکالا گیا، نہیں اس کو باہر پھینکا گیا، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے. آف کورس میرٹس آف دا کیس یا فیصلے کے اوپر آپ نے جتنی تنقید کرنی ہے کریں، بٹ ایک ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے بارہا. سو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک سویلین ڈسپنسیشن کی موجود
मौजूदगी के अंदर जब हुकूमत या कोई भी पोजीशन ऑफ पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठ के ये बात NRO की करे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहा है कि अदालतों से फैसले मर्जी के लिखवा दिए जाएंगे, जो निहायत ही खतरनाक बात है. सो फॉर द गवर्नमेंट टू बी सेइंग दैट इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल. सेकेंडली, अगर आपको याद होगा वजीर आजम के जो जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज दिए थे उसमें हामिद मीर साहब ने बड़ा दो टोक सवाल पूछा इमरान खान साहब को कि आप दे कैसे सकते हैं, तो ही डिड नॉट हैव एन आंसर. तो उन्होंने आए बाएं शाएं कर दी, दूसरे सवाल पे आ गए, बिकॉज ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव. जिस औरत से शादी नहीं की उसको तलाक कैसे दी जा सकती है, सादा सा मसला है. तो एक चीज मैं देखिए जी आप कंप्लीट, मैं सिर्फ जो साथ बात कह रहे थे मैं सिर्फ ये बात कहूँ, देखिए 90s के बाद एजुटेशन की पॉलिटिक्स हुई नहीं है. 90s के बाद चीजों को हमेशा मैनेज किया गया है. आज भी PMLN और पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है कि सड़कों पे मुजाहरे करें? अगर फर्ज करें गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर्स उनसे नाराज होकर अलग हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? यानी अभी हमने आज ही ये खबर अभी आप ही के चैनल पे नीचे चल रही थी कि जो BNP मैंगल है वो सेनेट के इलेक्शंस में नाराज हो गई. MQM जो है, MQM ने अपनी रिजर्वेशन, अब BNP मैंगल और MQM अगर इस गवर्नमेंट से पुल आउट कर लेते हैं या बाहर सिचुएशन में वोट नहीं डालते तो गवर्नमेंट किधर खड़ी होगी? तो मज़र साहब सॉरी कता कलामी की माजरत, जो इफेक्टिवली एक छोटा सा सवाल जिसके अंदर से बात निकली, बज़ाहिरन ये लगा जब 28 जुलाई का फैसला आ गया और नवाज शरीफ साहब की इनिशियल डिस्क्वालिफिकेशन हुई, 28 जुलाई 2017 के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की इनिशियल डिस्क्वालिफिकेशन हुई, अभी अरेस्ट नहीं हुए थे, कन्विक्ट नहीं हुए थे, तो जो GT रोड की रैली और फिर गुजरांवाला में जलसा और फिर लाहौर में जलसा जो बज़ाहिरन दिखाया गया और उसके ऊपर जिस तरह की PMLN ने कमेंट्री की, वो लगता ये था कि प्लान ये है कि एक पब्लिक स्ट्रीट प्रेशर से स्टेट को ओवरवेल्म कर दिया जाए. अभी रिव्यू की पिटिशन पेंडिंग थी, अभी ट्रायल्स शुरू नहीं हुए थे, तो शायद ये बज़ाहिरन लगा कि स्ट्रीट प्रेशर से PMLN ये दिखाना चाहती है कि अगर इसी रोड पे चलते रहे, अगर रिव्यू ना एक्सेप्ट किया गया, कन्विक्शन ओवरटर्न ना की गई या कन्विक्ट किया गया, तो हम रियासत के अंदर इस तरह का उधम मचा सकते हैं कि पूरी स्टेट कम्स टू स्टैंड स्टिल. ये मिथ ब्रेक हो गई GT रोड के बाद. ये मिथ फिर दूसरी दफा ब्रेक हुई जब नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया और जब वो वापस आए इंग्लैंड से. ये मिथ फिर से ब्रेक हुई जब पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी कहा कि ईंटों से ईंटें बजाएंगे, नहीं बजा सकी. उसके बाद भी इस दफा भी थोड़ी सी थ्रेटनिंग अल्फाज लिए, फिर से स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं हुई. तो क्या वो जो इंग्रेडिएंट है रियासत के ऊपर प्रेशर का, क्या वो मिसिंग? लेकिन साथ ये तो आपको बात ज़हन में रखना पड़ेगी कि जब 2000 में NR जो भी डील हुई थी तो उस वक्त भी तहरीक अगरचे थोड़ी सी एजिटेशन मोड में थी, बेगम कुलसूम नवाज, लेकिन वो इतनी बड़ी तहरीक नहीं थी कि जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही. उसको तो एक्सटर्नल प्रेशर था. उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर था. तो NRO के लिए एक इंग्रेडिएंट ये भी है कि एक्सटर्नली कोई बीच में कोई बिठाने वाला हो. लेकिन मैं थोड़ा सा एक इसके दूसरे एंगल पे भी बात करना चाहूंगा, वो ये है कि जितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, बता रहे हैं कि ये पोलिटिकल ममालिक हैं जो राब्ते कर रहे हैं. एक ये फैसल वाडा ने तो इनफैक्ट ऑन द रिकॉर्ड आके भी जिक्र किया इस बात का कि राब्ता मिडल ईस्ट से भी हुआ है. कुछ ममालिक हैं जो ख्वाहिशमंद हैं इस बात के, मगर लेकिन डू यू थिंक महर के फैसल वाडा उन लोगों में से होंगे जिन तक ये इंफॉर्मेशन होगी और इंफॉर्मेशन इतनी करेक्ट होगी? खबर मैं आपको बिल्कुल मैं बल्कि आपको किचन कैबिनेट का जिक्र कर देती हूँ. तुर्की के अंदर जब अर्दोगान से मुलाकात हुई 1-on-1 इमरान खान साहब की भी, तो तब ये हल्की सी बात छिड़ी. किचन कैबिनेट के सीनियर वजीर हैं जिन्होंने हमें बताया कि सदर अर्दोगान ने दो टोक कहा, ये आपका निजी मामला है, ये जाती मामला है, आपके मुल्क का मामला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है. सो आई डोंट वांट टू बिलीव फैसल वाडा अंडरस्टैंडेबली, मगर अगेन दिस इज द किचन कैबिनेट इटसेल्फ. एक अहम बात जरूर साद रसूल साहब, क्योंकि कानून भी समझते हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं NRO का. कल एक बड़ा अहम बेल प्ली के हवाले से, बेल के हवाले से इशू केस जो है वो सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस बेंच की सरबराही जस्टिस साकिब निसार कर रहे हैं, जो खुद बरोजे बुध रिटायर कर जाएंगे. और अगले दो चीफ जस्टिस भी उस पर मौजूद हैं. उस बेंच की सरबराही करना,
اگلے چیف جسٹس بھی موجود ہیں. سو آئی ٹو انڈرسٹینڈ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جاننا چاہتی ہوں اگر ساتھ اس پوزیشن میں ہو بتانے کے لیے کہ کوئی ٹھیک ہے مہر ہم بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے ساتھ اس پر بات کریں گے. ابھی وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس آپ کی جانب جانے سے پہلے مہر آپ کچھ سوال کر رہی تھیں ساتھ سے. دیکھیے کل بیل کے اوپر سماعت ہونی ہے کہ اس کو مسترد کر دیا جائے نہ کر دیا جائے, کیا کیا جائے. مریم بی بی باہر ہی رہیں گی, واپس جیل جائیں گی, اہم ترین سماعت ہے. مجھے بس اس لیے تعجب ہوا اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لیگل ورکنگز آف دس کہ جب بروز بدھ ویڈنسڈے کو ریٹائر ہونا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, تو وہ کیوں اس اہم ترین کیس کے بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. کیا ہو سکتا تھا کہ کھوسا صاحب یا کسی اور کو ہیڈ بنا دیا جاتا, سربراہ بنا دیا جاتا ہے اس بینچ کا, یا ان 2 دنوں کے اندر کوئی اہم فیصلہ مقصود ہے. آئی مین دیز آر جسٹ کچھ سوال ایسے ہیں جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, غور و فکر کیا جا رہا ہے دارالحکومت میں بھی. میں اس کا بڑا بریفلی جواب یہ دوں. میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس لمحے تک ریٹائر نہیں ہوتے اس لمحے تک وہ چیف جسٹس ہیں اور وہ جج بھی ہیں, اور وہ اپنے تمام آئینی حقوق اور آئینی فرائض جو کہ کسی بھی جج کے پاکستان کے آئین کے نیچے ہیں وہ پوری طرح پرفارم کرتے رہیں گے. یہ دوسری بات جو اس کے اندر ضروری ہے, 2 باتیں اس کے اندر ضروری ہیں کہ اس کا جو بینچ فارمیشن ہے جس کے اندر ابھی آپ نے پہلے بھی نشاندہی کی کہ اس کے اندر اگلے 2 چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں, تو ایسے نہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس کو اپنی از خود کیپیسٹی کے اندر یا کسی اور طریقے سے سن رہے ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اکثر کیسز کے اندر, بہت سے کیسز کے اندر ایک لمبی طویل بحث ہوتی ہے, مختلف ڈیٹس پڑتی رہتی ہیں, لمبی بحث ہوتی ہے. بیل کی پروسیڈنگز, اور جب پہلے شروع میں بیل فائل کی گئی تھی تو چیف جسٹس صاحب کی اس کے اوپر تنقید بھی یہ تھی کامنٹس کے اندر کہ بیل تو ایک ہیئرنگ کا کام ہے, آپ سرسری دلائل سننے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کیا پرائما فیشا کیس بنا یا نہیں بنا. تو کیونکہ یہ کیس کل سنا بھی جا سکتا ہے اور ڈیسائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے میرا خیال میں کہ یہ والا کیس کم از کم اگلے 48 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ممکن ہے. جی بالکل, اور اگر نہ ہوا تو بینچ ٹوٹ جائے گا. نہ ہوا تو بینچ ٹوٹ جائے گا, اور اگر بینچ ٹوٹ گیا تو واپس بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ازسر 9 اگر کسی نئے جج صاحب کو شامل کیا جاتا ہے تو ازسر 9 بحث کرنی پڑے گی. جیسے آپ کو یاد ہے کہ پینما میں ازسر 9 بحث کرنی پڑی جب انور ظہیر جمالی صاحب والا بینچ ٹوٹا اور وہ ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا مظہر عباس صاحب آپ کی جانب آئیں گے. کئی قانونی کام ہونے تھے, آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے, فوجی عدالتوں کی صورتحال پر اپوزیشن کا اتحاد چاہیے حکومت کو, تحریک انصاف کو. تو اپوزیشن کے اتحاد کے بغیر حکومت آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں تو پھر کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے؟ اپوزیشن کا اتحاد نہیں, اپوزیشن سے کچھ معاملات طے کرنا ہے. جی دیکھیں, ایک چیز اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا جب سعد نے ایجیٹیشن والی بات کی, دیکھیے جی ٹی روڈ کا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوا, اور اس کا اندازہ آپ جو اس کے بعد الیکشنز ہوئے اس میں سینٹرل پنجاب جو ہے نون لیگ انٹیکٹ رہی سینٹرل پنجاب میں, اور سدرن پنجاب میں بھی اگر جنوبی پنجاب محاذ نہ بنتا تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی پرابلمز کھڑی ہو سکتی تھیں. دوسری بات, بلوچستان میں جو صورتحال تبدیل ہوئی اور اس کے بعد سینٹ میں جو صورتحال تبدیل ہوئی اور پھر کراچی کے جو الیکشنز ہوئے, ان ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کی جو لینڈ سلائیڈ جو نظر آ رہی تھی وہ نہیں ہو پائی. اور اگر نون لیگ, اگر جی ٹی روڈ کا راستہ نواز شریف نہیں ہوتے تو شاید سیاسی طور پہ اور قانونی طور پہ ان کو ضرور فائدہ ہوتا, قانونی طور پہ ضرور فائدہ ہوتا. لیکن ایک خدشہ جو ان کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑی نون لیگ کے اندر ڈی مورلائزیشن آ جائے گی اگر میں چپ رہا. اب اس کی 2 رائے ہو سکتی ہیں اس کے اوپر. دوسری جو آپ نے ملٹری کورٹ کی بات کی, دیکھیے ایک ایسی ٹون کے ساتھ جو ہے جو فواد چودھری صاحب, شیخ رشید صاحب, فیاض الحسن چوہان, اس ٹون کے ساتھ نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپ کی بات کیوں سنے گی؟ اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے بعض وزراء کے رویے ہیں. اس میں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی. اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے میری آج بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہماری تو 27 دسمبر کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ملٹری کورٹ کی ایکسٹینشن کی طرف نہیں جائیں گے. نون لیگ میں فلیکسیبلٹی نظر آ سکتی ہے
नून लीग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, गालिबन 2 साल नहीं तो वो 1 साल की एक्सटेंशन वो करेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल इस पे जरूर ये उठता है कि अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ हमें इतनी कामयाबियां हासिल हुई हैं और हम 80-85% इसमें कामयाब हो गए हैं, तो क्या हम अपने एंटी टेररिज्म एक्ट को ज्यादा इफेक्टिवली नहीं बता सकते? क्या हम उन जजेस को आज भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते? उन विटनेसेस को आज भी हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते? अपने कवानीन को आज भी हम इस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकते? तो फिर 2 साल बाद इसकी क्या गारंटी है कि हम इस काबिल हो जाएंगे? सही, ठीक है, 2 साल बाद आप अच्छा, वैसे मैं आपको एक बताऊं मेरी बात, ये जो अभी आज उन्होंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले मेहर ने भी की और मदर भाई ने भी की कि मामलात कहीं ना कहीं कुछ नरम हो रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में जो दर्जा हरारत है ना इस वक्त सियासत में, जिस तरह दोनों तरफ बात तकरीबन गालियों तक पहुंची हुई है, या अपोजिशन यूं लगता है कि किसी भी वक्त वो तहरीकी मोड में चली जाएगी, किसी स्ट्रीट पावर अपना शो डाउन में आ जाएगी। लेकिन बात यह है, जो मुझे लग रहा है कि एक नेचुरली भी अब कूलिंग ऑफ टाइम है। मिसाल के तौर पे इसकी पहली निशानी आपको पंजाब की असेंबली में मिल रही है। पंजाब असेंबली में सलमान रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए, यहाँ पे तो रूल ही नहीं था, अब रूल्स में अमेंडमेंट कल पेश हो रही हैं और वो यूनानिमसली थ्रू हो जाएंगी। यानी इस पे अपोजिशन भी ठीक है, ओके है, और पीटीआई भी ओके है। हो सकता है पीटीआई को अपना खौफ हो के कल को अलीम खान साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल बात यह है कि कूलिंग ऑफ टाइम जो है वो चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो जिन लोगों की तरफ, जिन ज़ात हाय शुरफा का नाम अभी मदर भाई ने लिया, अगर ये लोग अपनी ज़बानों पे कंट्रोल कर लें तो शायद मुल्क पे इनका कंट्रोल बेहतर हो जाए। सही। अच्छा, साथ जिस तरह के अभी मजहर अब्बास साहब ने भी इशारा किया कि हुकूमत पैनिक है, हुकूमत इतनी पैनिक क्यों है? मेहर आपकी तरफ भी आएंगे। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने ऑब्वियसली अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डिज़ाइन, मईशत के बहुत से मसाइल सामने आए। लेकिन जो बात अभी मजहर साहब ने भी की, हबीब साहब ने भी उसको सेकंड किया, मैं उस पर अपनी आवाज़ शामिल करना चाहता हूँ कि जो लोग पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं, जो लोग पीटीआई के सिंपथाइजर्स भी हैं, ख्वाह सोशल मीडिया में हो, यूथ में हो, पॉलिटिकल रियलिटी में हो, उन तमाम लोगों को भी फयाजुल हसन चौहान साहब की कुछ चीज़ें, फवाद चौधरी साहब की, दीगर फैसल वाडा साहब की, दीगर कुछ लोगों की चीज़ों को डिफेंड करने के अंदर दिक्कत पेश आ रही है। मीडिया के अंदर भी आ रही है, मीडिया से बाहर भी आ रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है। लेकिन इशू ये है कि रियल पॉलिटिक, जिसको के हमेशा से पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कहा गया कि रियल पॉलिटिक क्या है, क्या वाकई फयाजुल हसन चौहान साहब की गई बातें और उनका लहजा पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करता है, जिस तरह के क्या दानियाल अजीज साहब की या तलाल चौधरी साहब का लहजा पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन करता था, या जो सीरियस मेंबर्स थे उस वक्त के पीएमएलएन के और जो सीरियस मेंबर्स हैं आजकल की पीटीआई के, क्या आप इमरान खान के लहजे को कहां रखेंगे? इमरान खान का लहजा खुद भी तो, जैसे मेहर ने कहा कि बार बार वो खुद भी तो यही बात कर रहे हैं और बड़े वेहेमेंटली ये बात कर रहे हैं। जी, बात की जो कि वो एनआरओ की बात कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन किस अंदाज में कर रहे हैं, हम थोड़ी सी भी इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, फॉर द रीजन के सीरियस पॉलिटिशियंस कौन है, कौन पार्टी की पॉलिसी लाइन को ठीक तरह टो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, इफेक्टिवली ये डिस्टिंक्शन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से सर्कल्स के अंदर, कम से कम समझने वाले सर्कल्स के अंदर, फयाजुल हसन चौहान साहब के अंदाजे बयां को या उनके तंज को या उनके अल्फाज को चुनाव, देखिए मैं सिर्फ एक बात ऐड करूं। जी मदद साहब, देखिए जो जीआईटी की थी, जो जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल और फरियाल, ये जीआईटी प्योरली अगर इसको लीगली चीजें आगे बढ़ने जाती और पीटीआई इस जीआईटी के ऊपर छलांग ना मारती, और छलांग ना मार तो बहुत बेहतर होता। आपने जीआईटी को मुतनाज़ा बना दिया, आपने एफआईए को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया और नैब के दीगर चीजों को भी मुतनाज़ा बनाया। एग्जैक्टली। अच्छा मेहर, जितना सियासी दर्जे हरारत हाई है, साफ पानी को गदला किस हद तक किया है तहरीक इंसाफ ने, इस पे तो हम सब मुत्तफिक होंगे। लेकिन मैं क्योंकि आपने मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया, एक अहम चीज ऐड करना चाहूंगी, और वो देखिए, जहन में रखिए, लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। इस मुल्क में चाहे रिवाइज्ड एटीए हो या कराची के अंदर पुलिसिंग पावर्स देनी हो रेंजर्स को, क्यारी साहब को का टेन्योर खत्म होने से पहले वो नवाज शरीफ साहब से ये इंश्योर कराएं, या फिर जनरल
बाजवा साहब अपने फाटा रिफॉर्म्स को यकीनी बनवाएं, बार बार प्रेजेंटेशंस दे के पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से। द फैक्ट रिमेन्स के एक मिलिट्री की तरफ से एक पुश, एक माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा हावी रहता है इन अहम फैसलों के ऊपर। तो जब आप मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र करती हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो बहुत शदीद ज़रूरत है इस मुल्क की, बल्कि ये ऐसी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जो बात करती है हमेशा रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की, वो आके जुडिशल रिफॉर्म्स को तरजीह ना दे और इसी को रीसेट करे तो दुख ही होता है। मगर द फैक्ट रिमेन्स कि जब तक इस मुल्क में पार्लियामेंट के साथ साथ मिलिट्री और जुडिशरी बहैसियत इंस्टीट्यूशंस ये फैसला ना कर लें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म पहले किया जाएगा, तब तक आप यकीन माने ये सनसेट क्लॉज जो है ना ये रिपीट में ही चलता रहेगा बार बार। अच्छा महर बस ये भी ऐड कर दीजिए के साथ कता कलामी की एक छोटी सी बात महर की बात के अंदर ऐड करनी है। महर, आपने कहा जुडिशल रिफॉर्म इफेक्टिवली, मेरा ख्याल है कि आप कहना चाह रही थी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म का तो जुडिशरी से ताल्लुक है। जो बात इसके अंदर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ही आपने देखा जैसे साकिब निसार ने भी कहा कि सर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दोनों दफा पास करवाई हैं। देखिए साथ इसमें सिर्फ उसका मसला नहीं है, इसमें जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी जरूर। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अग्रीमेंट ये हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये शिक शामिल है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर लेजिस्लेशन बेहतर की जाएगी। उस लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी कैसे करती है, उस लेजिस्लेशन की वजह से जुडिशल प्रोसेस को तेज कैसे किया जाता है, साथ हैंड इन हैंड जाता है सब कुछ। पार्लियामेंट अब खुद नहीं करेगा, द मिलिट्री हैज टू डिसाइड, मज़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, द पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड। देखें उस सब चीजों को छोड़ दें आप। एंटी टेररिज्म एक्ट जब बना था 97 का, उसमें क्या क्लॉज थी? उसके अंदर था कि 1 हफ्ते के अंदर फैसले होंगे। उसमें हाई कोर्ट में अपील की एक खास मुद्दत थी। उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ओपन छोड़ा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जितना टाइम ले। लेकिन हुआ क्या, जुडिशरी की तरफ से इसकी मुखालफत आई। जुडिशरी के अंदर लॉयर्स की तरफ से उन्होंने लीगल पॉइंट्स उठा दिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आप इस वक्त एंटी टेररिज्म एक्ट में सालों लग जाते हैं, सिर्फ एंटी टेररिज्म एक्ट में। और अगर उधर से फैसला हो भी जाए तो 15 साल लगते हैं। मजहर साहब लेकिन सॉरी मजहर साहब, कता कलामी की माजरत, क्या आपका ख्याल है, और सवाल भी है मेरा आपसे, एक ब्रेक पे जाने से पहले एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर 7 दिन का टाइम पीरियड था, इसी तरह नैब के कानून के अंदर 30 दिन का टाइम पीरियड था। जब यही इन्वेस्टिगेशन और नैब के खिलाफ कार्रवाई नवाज शरीफ साहब के सामने चल रही थी, तो वुकला हजरात तो चले नवाज शरीफ के जो कर रहे थे, जो सियासतदान थे, जो मीडिया था, वो कह रहा था कि इस प्रोसेस को अगर जल्दी किया जा रहा है तो ये न्यू प्रोसेस से पहले भी अगर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हैं उनकी जो बहाली हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आई थी 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जिसके बाद आज सिविल अस्पताल की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़्यादा सिंध हुकूमत ने नौकरियों को ऐलान किया। और मुझे लगता है कि आज ये कोई महकमा सेहत को जो महंगा पड़ गया ये ऐलान, क्योंकि आज रात से ही जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक की असामियाँ थी, 300 असामियाँ थी, निचले ग्रेड की असामियाँ कहलाती हैं, जहाँ पर 300 असामियों के लिए आज 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट जो सिविल अस्पताल पहुँचे और बहुत ज़्यादा भगदड़ जो है वो मच गई थी। जो अस्पताल के एमएस हैं डॉक्टर साबिर मेमन, उनके मुताबिक ये कहा गया कि हमें उम्मीद नहीं थी इतने ज़्यादा उम्मीदवार आएंगे, जिसकी वजह से सूरत हाल काबू से बाहर हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें ये मैट्रिक अंडर मैट्रिक की असामियाँ थी, जिसमें मिडिल और मैट्रिक तक की असामियाँ थी, जहाँ पर हमने ये देखा बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स भी थे, FSC भी थे और जो मास्टर्स किए हुए अफराद थे वो भी वहाँ पर नौकरियों के हुसूल के लिए आए। ये बताइएगा कि रेंजर्स को पुलिस ने कॉल किया या रेंजर्स कैसे पहुंची? जी देखें, सिविल अस्पताल में पुलिस की चौकी ऑलरेडी मौजूद होती है, जहाँ पर पुलिस मौजूद होती है, और शहर के हालात जब ख़राब हुए थे उस वक्त भी जो है रेंजर्स जो है वो दोनों जो मरकजी गेट है वहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल जब बिगड़ी है तो अस्पताल के MS ने उनको कॉल की है, जिसके बाद रेंजर्स की बड़ी तादाद वहाँ पर आई, लाठीचार्ज भी हुआ और सूरत हाल को बाद में काबू किया गया। इसी तरह जो अस्पताल के MS
अस्पताल के जो एमएस उन्होंने बताया कि जो 5 ग्रेड से जो 6 ग्रेड से 15 ग्रेड की असामियां उसके लिए 38,000 एप्लीकेशन आई और सिर्फ 250 नशिस्तें हैं, 250 असामियां उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद रहमान हमारे साथ मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि आसामियां कम, उम्मीदवार ज्यादा। हबीब साहब एक वादा किया था कि रोजगार में इजाफा किया जाएगा, यहाँ पर तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए, ये जो आज का वाक़या है ना, ये कराची में जो हुआ, मेरा ख्याल ये है कि हम सब के लिए आंखें खोल देने वाला वाक़या होना चाहिए, और बिलखुसूस हुकूमत के लिए। हुकूमत एनआरओ के ताने देने में पड़ी हुई है। हुकूमत हर वो काम कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए, और हर वो काम नज़रअंदाज किए चले जा रही है जो इसे करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत के सामने आप ज़रा चैलेंज देखें कितना बड़ा है, कि 300 असामियाँ आई हैं, सिर्फ 300, और उसके लिए 38,000 दरखास्तें, यानी कम अज कम इस मुल्क में एक आसामी के लिए कम अज कम 300 लोग, यानी माफ कीजिएगा कितने, यानी 1,000 लोग के करीब खुद को ये समझ रहे हैं कि मैं इस काबिल हूं। और लोग जो अप्लाई करते हैं वो भी अगर आप देखें तो वो मास्टर्स होगा, यानी उसने एमए किया होगा, और वो नायब कासिद के लिए भी अप्लाई कर देगा, वो छोटी जॉब के लिए भी अप्लाई कर देगा, और सॉफ्टवेयर स्किल के लिए बेरोजगारी है, विच मीन्स, और मैंने इसका मतलब है कि आप जो हालात है वो कितने खराब हैं। और मैं आज अपने नाजरा नंबर्स देख रहा था कि स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या बताती है। इस वक्त हम 6% है हमारे यहाँ, यानी बेरोजगारी की शरह। बेरोजगारी की शरह 6% से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि 40 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो हैं जो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है काम करने की। सही। और ये ऐसी सूरत है कि और इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको 6% ग्रोथ चाहिए। 6% ग्रोथ हो तो तब आप हर साल आपकी जो लेबर फोर्स में इजाफा होगा, तो दावा करिए आप उसमें आप उनको एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन जब अभी आप बात करें 3% ग्रोथ की, इसका मतलब है कि अगला साल मजीद बेरोजगारी का साल है। और आपको जो तवज्जो देनी है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ानी है अपने मुल्क के अंदर, एसएमईज छोटे बिजनेस करने की तरफ लोगों को रागिब करना है, लोगों को तैयार करना है, कर्जे देने हैं, उस तरफ कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। तो दिस इज द सिचुएशन। ये आज उस आतिश फिशां की पहली चिंगारी है, और इसके बाद ये सिलसिला जो है मजीद गंभीर हो जाएगी ये सूरत हाल। अच्छा साथ आप एहतसाब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एनआरओ किसी को नहीं देंगे उससे भी अच्छी बात है, लेकिन वो मसाइल और वो वादे जो आप आवाम से करके आए कि आपको यहाँ हम रिलीफ देंगे, वहां पर रिलीफ अभी तक हुकूमत क्यों नहीं दे पा रही है? नौकरियों की सूरत हाल देख लें, लोग बेरोजगार है। फिर देखिए, इस बात से तो मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब भी एग्री करेंगे कि हुकूमत के लिए बड़ा, किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है, और पीटीआई के लिए नहीं, किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो 4-5 महीने के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सब्सटैंशियली डिक्रीज करे। लेकिन हबीब साहब की बात दुरुस्त है कि पॉलिसीज क्या हैं। इफेक्टिवली सवाल यह है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं। जो नंबर्स अभी हबीब साहब ने बताए, मेरा ख्याल है कि ये भी इनको भी जरा इस तनाज़े में देखना चाहिए कि हबीब साहब जो 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये उन लोगों का है जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। वो थोड़े जो, यानी अगर आप डिग्रियों के हिसाब से देखें तो 6% अक्रॉस द बोर्ड। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुल्क के अंदर लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारे मुल्क की मईशत के अंदर, ऑनवर्ड्स ग्रोथ के अंदर हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके पास जगह नहीं है अपने आप को परफॉर्म करने की। तमाम दुनिया के अंदर जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इतने ज़्यादा रहे हैं, और ये साउथ अफ्रीका वगैरह वाली साइड के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट रहे, साउथ अमेरिका वाली साइड के ऊपर, अर्जेंटीना वगैरह साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा रहे, वहां पे हुकूमत ने पॉलिसीज ऐसी दी जो कि इनोवेशन की तरफ लेके जाएं। हबीब साहब, क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि हुकूमत खुद जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, जब तक वो ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगी कि लोग खुद कारखाने लगाएं, एसएमईज लगाएं, ऐसी नौकरियां क्रिएट करें जहां से दीगर लोगों के लिए नौकरियां बननी शुरू हो। जो शर्मनाक हकीकत जो है वो ये है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहां पे ग्रोथ रेट है 7%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.7%, और बांग्लादेश में जी 4.3%। पाकिस्तान में आप अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो आपको अपने आप पे मातम करना चाहिए। वजीर आजम और वजीर खजाना को नींद नहीं आनी चाहिए अगले 2 साल के हम कुछ कर लें। और उन वजीर खजाना को भी जो ये छोड़ के गए और आज मुल्क से फरार है, का वादा था वो कब पूरा होगा? प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।